Very good morning, students. Today we will discuss Chapter 6 of Indian Economic Development, Economic Reforms since 1991 और New Economic Policy. इस चैप्टर में हम बात करेंगे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1991 से। 1991 से जो पहले की कंडीशन थी, हम जानते हैं दैट द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसकी हम बात अगर करें तो इसका जो मेन रोल था, इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो मेन रोल था वो किसके हैंड्स में था? पब्लिक सेक्टर के हैंड्स में। इट मीन्स कि पब्लिक सेक्टर का प्राइमरी रोल होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बिफोर 1991 की अगर हम बात करें, और प्राइवेट सेक्टर का सेकेंडरी रोल होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। इसमें क्या था? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी थी। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी जिसमें कि हम अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनको फॉरेन कंपटीशन फेस नहीं करा रहे थे। मॉडर्नाइजेशन की बहुत कमी थी, काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस, ऐसी प्रॉब्लम्स थी, और जो पब्लिक सेक्टर काम कर रही थी वो इनएफिशिएंटली उसका वर्क हो रहा था, उसको लॉस में भी काम करना पड़ रहा था। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे उस पॉलिसी के तहत। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें? अब कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म ला रहे हैं 1991। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है? अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़, की कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना ली जाती हैं जिससे कि क्या होता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट। हमने नई नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, उससे क्या हुआ? ग्रोथ और डेवलपमेंट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी बेटा 1991 में आई थी, विच इज़ ब्रॉट डाउन बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो लाए थे। उन्होंने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी, एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी, इसके 3 कंपोनेंट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इनके बारे में भी जानेंगे। अब लिबरलाइजेशन, इसके जो 3 कॉन्सेप्ट हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये किसी ना किसी की जगह पे आए थे। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन, ये लाइसेंस की जगह पे आया था। पहले क्या होता था? लिबरलाइजेशन से पहले क्या पॉलिसी थी? लाइसेंस की पॉलिसी। इट मीन्स कि जिसको भी प्रोडक्शन सेटअप करना है तो वो क्या करेगा? गवर्नमेंट से लाइसेंस लेगा, और इवन अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज भी करना है तो क्या करेगा? वो लाइसेंस लेगा। लेकिन अब क्या है? लिबरलाइज कर दिया, इट मीन्स फ्रीडम दे दी है। तो लाइसेंस तो अभी भी लिया जाता है, सेटअप करने के लिए तो लाइसेंस लेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत उन्हें क्या दे दी गई? फ्रीडम दी गई, लिबरलाइज भी कर दिया गया। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन आया कोटास की जगह। पहले क्या होता था कि कुछ ना कुछ रिजर्वेशन रखा जाता था, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व करके रखा गया। इट मीन्स कि पहले पर्टिकुलर कमोडिटीज़ का कोटास बने हुए थे कि हाँ, इनका क्या होगा कि पब्लिक सेक्टर इनकी देखरेख करेगा। लेकिन फिर बाद में क्या किया गया? धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन की पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया गया। कुछ इंडस्ट्रीज़ जो पब्लिक सेक्टर रन कर रही थी उनको लॉसेस में भी रन करना पड़ रहा था, तो वो किसको दे दी गई? प्राइवेट सेक्टर को। इट मीन्स कि पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया कुछ इंडस्ट्रीज़ का। कुछ छोड़ दी जो मेन जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने लायक नहीं थी। जैसे अगर हम वॉर गुड्स की अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, डिफेंस इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन। पहले क्या होता था? किसके प्लेस में आया? परमिट्स के प्लेस पे। तो पहले क्या होता था कि परमिट की टैरिफ पॉलिसीज़ रखती थी, क्या हम इंपोर्ट करेंगे, क्या हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्या हमें इंपोर्ट नहीं करना है। हम प्रोटेक्ट कर देते तो हर चीज़ हम इंपोर्ट नहीं करते थे, सिर्फ जो असेंशियल है उसी को इंपोर्ट करते थे। अदरवाइज़ हम वो सामान जो हमें चाहिए था वो हम अपने यहाँ पर ही खुद से प्रोड्यूस करते थे, दैट इज़ नॉन एज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो उसको किया था पहले परमिट होता था, टैरिफ लगते थे, टैक्सेस लगते थे, तब जा कर के। अब लेकिन अब क्या है? ग्लोबलाइजेशन। हम अब हमने क्या किया? फ्री ट्रेड कर रहे हैं हम अपने अदर कंट्रीज़ के साथ, हम इंटरलिंक्ड हो गए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अदर कंट्रीज़ के साथ इंटरलिंक्ड होना, थ्रू ट्रेड, व्यापार के थ्रू इंटरलिंक्ड होना। किसी का भी व्यापार हो सकता है, गुड्स का भी और सर्विसेज का भी। तो इन सब के थ्रू टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है? अब अपने देश को दूसरे देशों के साथ, काफ़ी ज़्यादा देशों के साथ इंटरलिंक्ड कर लिया है। इट मीन्स कि अब क्या पॉलिसी है? एलपीजी पॉलिसी। पहले क्या थी? एलक्यूपी। सो एलपीजी वॉज सेटअप टू रिप्लेस एलक्यूपी इन 1991। अब इन ये जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, इनकी ज़रूरत क्या थी? नीड क्या थी? नीड ये थी, सबसे पहले तो फर्स्ट कारण था हाई फिजिकल डेफिसिट।
फिजिकल डेफिसिट, व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट इट मीन्स बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट की बोरोइंग होती है वो होती है फिजिकल डेफिसिट, जिससे कि उससे क्या होता है कि जब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करती है तो उसका एक्सपेंडिचर रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है। तो फिजिकल डेफिसिट क्या? गवर्नमेंट की बोरोइंग जिससे कि उसका एक्सपेंडिचर रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाए। तो वो हाई था, गवर्नमेंट ने ज़्यादा बोरोइंग ले रखी थी, तो हाई होने के कारण इससे क्या शो हो रहा था? हाई फिजिकल डेफिसिट अगर है ये बैड है। क्यों? क्योंकि एक तो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है, फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब होती है इकोनॉमी की। साथ ही इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पर, क्योंकि पैसा ज़्यादा आ रहा है, गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा ले रही है तो लोगों के पास भी जाएगा, तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन, प्राइसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, जिससे कि प्रोसेस ऑफ ग्रोथ जो होगा वो नहीं हो पाएगा। साथ ही ये अगर हमने ज़्यादा पैसे ले रखे हैं या ज़्यादा बोरोइंग है हमारे देश की, तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, तो उनका फेथ जो है वो भी कम होता है। वो ये सोचते हैं कि मे बी ये कंट्री कैपेबल है या नहीं है पैसे लौटाने के, या फिर मैनेजमेंट के, मतलब उसमें मनी मैनेजमेंट में ये कैपेबल है या नहीं है। तो फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ा। फिजिकल डेफिसिट जो था 5.4% था 1981-82 में, और 8.4% था जीडीपी का 1991 में। सो ऑलमोस्ट क्या था? डेट ट्रैप। हमारी जो गवर्नमेंट थी वो डेट ट्रैप, मतलब कर्ज के जाल में फंस चुकी थी। सो इसको हटाने के लिए हमें क्या लानी पड़ी? इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने पड़े। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट ऑफ अ कंट्री। ये भी बहुत वो था कि हमारी जो पेमेंट तो बहुत ज़्यादा थी और रिसिप्ट हमारी बहुत कम थी, तो इससे निपटने के लिए भी हमें क्या करना पड़ा? उन्हें इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब हम जानते हैं कि पेमेंट हम ज़्यादा कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज आ तो कम रहा है, इट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था वो भी बहुत कम था, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हमें इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी, हमने ग्लोबलाइजेशन किया, जब तक हम पहले क्या कर रहे थे? हम पहले प्राइवेट, हम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बचा रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे? बाहर विदेशों के साथ ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहे थे। अब हमने जब ग्लोबलाइजेशन कर दिया, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाई गई, तो इससे ये क्या होगा? हमारा फॉरेन जो फॉल था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, ये इम्प्रूव हो जाएगा। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, राइजेज इन प्राइसेस। 1991 से पहले बहुत प्राइसेस ज़्यादा थे, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसे ले रखा था। मनी सप्लाई ज़्यादा होने के कारण क्या था? मनी सप्लाई जब ज़्यादा थी तो लोगों की डिमांड ज़्यादा थी, लोगों की डिमांड ज़्यादा थी तो प्राइसेस ज़्यादा थे। इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा था? जो हमारे यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे सोसाइटी के, उन पर इसका फ़र्क पड़ रहा था। नेक्स्ट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। साथ ही ये भी कारण था कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्योंकि पहले तो पब्लिक के हाथ में था, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के हाथ में था, इसका क्या कहते हैं आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। पुअर परफॉर्मेंस के कारण हमें क्या लानी पड़ी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लानी पड़ी, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? कई सारे लॉसेज में भी उनको काम करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था उनको। सो दीज आर द रीज़न दैट वी नीड टू ब्रिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म। नाउ एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब एलिमेंट्स क्या क्या हैं? हमने पढ़ा है 3 एलिमेंट हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। कि जो गवर्नमेंट पहले कंट्रोल कर रही थी, गवर्नमेंट ने पहले कंट्रोल कर रखा था किसके थ्रू? लाइसेंस के थ्रू। लिबरलाइजेशन का मतलब होना उस कंट्रोल से फ्री होना, गवर्नमेंट के फिजिकल और डायरेक्ट कंट्रोल से फ्री होना, वही आपका क्या है? लिबरलाइजेशन। पहले प्रायर टू 1991 गवर्नमेंट कई टाइप के कंट्रोल्स लगाती थी डोमेस्टिक इकोनॉमी में, जैसे कि लाइसेंसिंग सिस्टम है, प्राइस कंट्रोल है, फाइनेंशियल कंट्रोल है ऑन गुड्स एंड इम्पोर्ट लाइसेंस, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बिग बिजनेस हाउसेज, ये सब कंट्रोल लगाती थी। तो अब ये इनसे फ्री हो गए थे। It was experienced by the government that several shortcomings had emerged in economy on the account of these control। क्योंकि इनको एक्सपीरियंस हो गया था कि हमने जब से ये कंट्रोल लगाए हैं तब से क्या हो रहा है बेटा? तब से कई सारी शॉर्टकमिंग्स हो रही हैं, हमारी कंट्री की जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन
वो अच्छी नहीं है। सो ये कंट्रोल को हटा दिया गया। दिस कंट्रोल हैड गिवन राइज टू करप्शन। इन कंट्रोल से क्या हो रहा था, करप्शन हो रहा था, डिलेज हो रहा था और इनएफिशिएंसी बढ़ रही थी। ग्रोथ रेट जो था वो कम हो रहा था। सो ये एक वो था, लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाई गई जिससे कि उन कंट्रोल से सभी जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनको छुटकारा मिला। सो इससे क्या हुआ, जब वो फ्री हुए तो हमारी जो कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन, वो धीरे धीरे बेटर होती चली गई। इकोनॉमिक रिफॉर्म, अब लिबरलाइजेशन में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आए हैं, क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसी आई है। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या पॉलिसी आई है, सबसे पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंस को एबॉलिशन किया गया, मीन्स उसको हटाया गया कुछ ही इंडस्ट्रीज़ को छोड़ करके, जैसे लीकर है, सिगरेट है, डिफेंस इक्विपमेंट है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स है, डेंजरस केमिकल्स है, इनको छोड़ करके, इनको तो लगाना था लाइसेंस, बाकी पे लाइसेंस हटा दिया गया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट किया गया, मतलब पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया गया, प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया गया। पहले पब्लिक सेक्टर के अंडर में 17 वो आती थी, उसके बाद 8, और बाद में 2011-12 में सिर्फ 2 ऐसी एरियाज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं जिस पे गवर्नमेंट का रोल है, जैसे एटॉमिक इंडस्ट्री और रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज, इन 2 पे गवर्नमेंट का कंट्रोल, अदरवाइज सब पे गवर्नमेंट का जो रोल था वो हटा दिया गया। रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, कई सारे प्रोडक्शन एरिया जो पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थे उन सबको हटा दिया गया, जिससे कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पता चल सके और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से हो सके, तो उनका रिजर्वेशन कर दिया गया। प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया गया। पहले क्या होता था, प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर बढ़ा रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन अब क्या है कि अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। पहले लाइसेंस से रिलेटेड थी, अगर आप प्रोडक्शन को ज़्यादा करेंगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, फ्रीडम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूसर की चॉइस है, इस पर कोई भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, अब ये भी पहले क्या था, पहले इम्पोर्ट अगर कैपिटल गुड्स कर रहे हैं तो क्योंकि इम्पोर्ट कम करते थे, हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी अडॉप्ट करते थे, तो अब ये भी फ्रीडम है कि हम कैपिटल गुड्स, मतलब जो मशीन्स वगैरह हैं, जैसे जो भी हम सामान बनाने के लिए मशीन यूज़ करेंगे, अब वो हम बाहर से मंगा सकते हैं, हमें फ्रीडम है कि हम कैपिटल गुड्स को बाहर से मंगा सकते हैं। ये थे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। अब है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में हम जानते हैं बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आता है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आता है। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या हुआ कि जो आरबीआई, क्योंकि हम जानते हैं फाइनेंशियल सेक्टर कौन रेगुलेट और कंट्रोल करता है, आरबीआई। पहले आरबीआई क्या था, एक तरीके से रेगुलेटर था, रेगुलेट करता था, ये पॉलिसी बना दी है, लेकिन अब क्या है, फैसिलिटेटर है। अब आरबीआई पहले अपने आप से ही इंटरेस्ट फिक्स करता था, इंटरेस्ट स्ट्रक्चर और इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर को फिक्स करता था कमर्शियल बैंक के लिए, लेकिन अब एज अ फैसिलिटेटर आरबीआई सिर्फ फैसिलिटेट करता है फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, मतलब मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग ही वो इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करता है, एंड लीव इट टू द कमर्शियल बैंक, साथ ही कमर्शियल बैंक पर भी छोड़ देता है कि वो अपना इंटरेस्ट रेट खुद से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन पहला ऐसा नहीं था, पहले वो रेगुलेट करता था, खुद से इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, और आज मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक खुद से अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकते हैं। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस लेड टू एमरजेंस ऑफ प्राइवेट बैंक्स, साथ ही ये जो फ्री प्ले हुआ मार्केट फोर्सेस का, इससे कई सारे प्राइवेट बैंक्स भी बने, डोमेस्टिक में भी एज वेल एज इंटरनेशनल में भी। लिबरलाइजेशन ऑल्सो अलाउ FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, कि वो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सके, जैसे मर्चेंट बैंकर्स हैं, म्यूचुअल फंड है, पेंशन फंड है, तो इनको भी लिबरलाइज किया गया। Consequent changes upon फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया हैज शोन अ मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ, और इससे हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर की मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ भी हुई है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी कंट्री के रोल ग्रोथ और डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है फिजिकल रिफॉर्म। फिजिकल वर्ड रिलेटेड टू द रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट।
every time fiscal word related to the revenue and expenditure of the government. So fiscal reform किससे रिलेट करता है? गवर्नमेंट के रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू क्या है? टैक्स। तो फिजिकल रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो हमने किस पे चेंजेस लाए? टैक्स रिफॉर्म लाए। फिजिकल रिफॉर्म इट मीन्स टैक्स रिफॉर्म। सो टैक्स रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फिजिकल रिफॉर्म का। टैक्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होते हैं जिसका बर्डन वही बियर करता है जिस पर टैक्स लगाया जाता है, जैसे इनकम टैक्स, जिसकी इनकम होगी वही बियर करेगा। हाउस टैक्स, वेल्थ टैक्स, जिसके ऊपर बर्डन पड़ेगा वही पे करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जिनका बर्डन हम दूसरों पर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन टैक्स या गुड्स और सर्विस टैक्स। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो किस पर शिफ्ट करता है? कंज्यूमर पर। सो बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर। फॉर एग्जाम्पल, अ शॉपकीपर पेइंग GST कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ दिस टैक्स ऑन टू द फाइनल बायर ऑफ द गवर्नमेंट। उनके प्राइस में ऐड कर देगा अमाउंट, तो वो कहाँ से, वो किस पे शिफ्ट कर रहा है? कंज्यूमर्स पे शिफ्ट कर रहा है। लेकिन पहले क्या था? लिबरलाइजेशन से पहले टैक्स की जो पॉलिसी थी, टैक्स स्ट्रक्चर जो था कंट्री का, बहुत ही ज़्यादा कैसा था? कॉम्प्लेक्स था और इवेजिव था। बहुत चोरियाँ होती थी टैक्स की, इवेड होता था टैक्स, कई सारा टैक्स इवेजन होता था, कई लोग टैक्स पे नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इसको सिंप्लीफाइड किया गया और मॉडर्नाइज किया गया, मॉडिफाइड किया गया, जिससे कि जो कॉम्प्लियंस था या जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था उसको हमने क्या किया? सिंप्लीफाई कर दिया। गवर्नमेंट का टैक्स रिवेन्यू। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म में दो चीज़ें आती हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म 1991 से स्टार्ट किया गया। इट मीन्स इसमें क्या किया? 1991 से फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, इट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने के लिए कंट्री ने, की गवर्नमेंट ने, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने क्या किया? अपनी जो मनी थी, इंडियन रुपी थी, उसको डिवैल्यूएट कर दिया, मतलब उसकी खुद से वैल्यू गिरा दी, उसकी खुद से वैल्यू कम कर दी, जिससे कि जब हमारी करेंसी सस्ती होगी तो हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आएगा। तो ये खुद से किया उन्होंने, डिवैल्यूएशन किया, मतलब मनी की वैल्यू को कम कर दिया, और इससे क्या हुआ? हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज जो था वो बढ़ गया। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? फॉल इन वैल्यू ऑफ रुपी, रुपी की वैल्यू को कम करना, जैसे डॉलर से, US डॉलर से, इंग्लिश पाउंड से। US डॉलर और इंग्लिश पाउंड कैन बाय मोर गुड्स इन इंडियन मार्केट। अगर हम अपनी इंडियन वैल्यू कम कर देंगे तो जो US डॉलर है वो अब ज़्यादा हमारे मार्केट से ज़्यादा सामान खरीद सकता है। तो जब ज़्यादा सामान खरीदेगा तो पे भी ज़्यादा करेगा, तो इससे क्या होगा? हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज कलेक्ट हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ जाएगा। दिस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंडियन मार्केट बाय द वे ऑफ हाई एक्सपोर्ट, क्योंकि तब हम हाई एक्सपोर्ट करेंगे। जब हमारे यहाँ पर डिवैल्यूएशन होगा, इट मीन्स हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट, तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ? एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हमारी करेंसी सस्ती हो गई है तो वो क्या करेंगे? हमारे यहाँ से ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसमें भी चेंजेस आए हैं, लिबरलाइजेशन जैसे हुआ। इसमें ट्रेड पॉलिसी इट मीन्स टैरिफ पॉलिसी जो हमारी लगती थी, पहले हमारे यहाँ पर टैरिफ लगाए जाते थे। हमें अगर किसी चीज़ का इंपोर्ट नहीं कराना है तो हम उस पर ज़्यादा टैरिफ लगाते थे, कि जिससे कि उसके प्राइस बढ़ जाए। अब प्राइस बढ़ेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं, तो कोई इंपोर्ट भी नहीं होगा, ठीक है। और जिससे हमें सपोज़ कि उसकी हमें रिक्वायरमेंट है, वो हमारे देश की नीड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर हम कम टैरिफ लगाते थे, जिससे कि उसका प्राइस कम हो और वो हमारे देश में आसानी से इंपोर्ट हो सके। तो ये बिफोर 1991 ये टैरिफ पॉलिसी लगती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मार्केट कंपटीशन होता है, पहले मार्केट कंपटीशन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, हम इंपोर्ट नहीं करा रहे थे, टैरिफ ज़्यादा लगा देते थे, प्राइसेस की बढ़ा देते थे। लेकिन इसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद जब से लिबरलाइजेशन आया है, मार्केट कंपटीशन है हमारे यहाँ पर इंपोर्ट भी हो रहा है, हम फ्री ट्रेड कर रहे हैं विद अदर कंट्रीज़, और अपने आप को दूसरी कंट्रीज़ के साथ क्या कर रहे हैं? इंटरकनेक्टेड कर रहे हैं। So these are the changes which brought under liberalization. Salient features of trade policy and after liberalization. So जो ट्रेड पॉलिसी थी, जो हमने बताया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंजेस लाए हैं, तो वो क्या थी आफ्टर लिबरलाइजेशन? इम्पोर्ट कोटाज, जो पहले इम्पोर्ट कोटाज थे वो हटा दिए गए।
इंपोर्ट लाइसेंसिंग जैसे टैरिफ था वो भी हटा दिया गया, चाहे वो नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली गुड्स हो और हजार्डस, सिर्फ इनको छोड़ करके बाकी सबसे हटा दिया गया। अगर कोई नॉन एनवायरमेंट फ्रेंडली गुड्स हम इंपोर्ट करें या फिर जो हमारे लिए नुकसानदायक है उसको अगर हम इंपोर्ट करें तो उस पर इंपोर्ट लाइसेंस अभी भी है। देयर इज़ अ मॉडरेशन या फिर रिडक्शन, जो इंपोर्ट ड्यूटीज थी उन पर रिडक्शन किया गया जिससे कि हम कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकें। डोमेस्टिक मार्केट को कंपटीशन फेस करेंगे तो मॉडर्नाइजेशन आएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो थी वो भी ले ली गई जिससे कि कंपटीशन बढ़ाया जा सके, इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन गुड्स को हम कंपटीशन करा सकें। ब्रीफली, ट्रेड पॉलिसी आफ्टर लिबरलाइजेशन इज़ टू फैसिलिटेट, ये जो ट्रेड पॉलिसी थी लिबरलाइजेशन के बाद की, ये क्या करी थी, इंडियन मार्केट को एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी जिससे कि इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट के साथ मिल सके, ठीक है, इंटरेक्ट कर सके, इंटीग्रेट कर सके, जिससे कि हमारे यहाँ पर ग्रोथ बढ़ सके। किसके थ्रू? कंपटीशन के थ्रू, ना कि प्रोडक्शन के थ्रू। प्रोटेक्शन के थ्रू हम ग्रोथ नहीं कर सकते, हम किसके थ्रू ग्रोथ कर सकते हैं? कंपटीशन के थ्रू। डोंट कंफ्यूज लिबरलाइजेशन विद लेसेस फायर। लेसेस फायर सिस्टम क्या होता है? लेसेस फायर सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कोई इंटरफेयर नहीं करती प्रोड्यूसर्स के मामले में कि वो क्या बनाना है, कितना बनाना है। इसमें जो गवर्नमेंट का जो रोल है, ये लेसेस फायर में जो गवर्नमेंट का रोल, इंटरफेयर तो गवर्नमेंट उसमें भी नहीं कर रही है कि सिर्फ किसके लिए, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, ठीक है। ये लॉ ऑर्डर होता है कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर के जो वो होंगे, मैटर्स होंगे, क्योंकि मिक्स्ड इकनॉमी है, प्रोड्यूसर भी डिसीजन ले सकता है। जो प्रोड्यूसर के जो मैटर होंगे प्राइवेट प्रोड्यूसर के, तो वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन जो लिबरलाइजेशन है ये लेसेस फायर सिस्टम नहीं है। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट जो क्या कर रही है, फ्रीडम दे रही है या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, किसको? प्राइवेट एंटरप्रीनियर्स को, रिलेटिंग टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? सो लेसेस फायर में जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट किसी के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकती, जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। बट इन लिबरलाइजेशन इट गिव्स फ्रीडम और it allows a greater degree of freedom or in flexibility to the private sectors, private entrepreneurs, so that they can produce or go for production. So these are the difference between laissez-faire and liberalization. इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके स्टूडेंट्स।